तो हेलो भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल काइजर एक्सप्लेन पर। आज मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसकी स्टार्टिंग की स्टोरी आपको थोड़ी सी स्लो लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो किसी को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं बचपन से स्लो रनर था। बचपन में जब भी रनिंग का कंपटीशन होता तो मैं हमेशा से ही लास्ट प्लेस पे आता था। लोग आते मुझे बुली करते और चले जाते। उन्हें ऐसा ही लगता था कि मैं उन्हें कभी पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और एक दिन मैंने उन्हें पकड़ ही लिया। इसलिए मैं इस बार भी हार नहीं मानूंगा। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है उस लड़की के मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। तभी हम देखते हैं कि उसके पेट में बहुत बड़ी इंजरी है। फिर हमें बताया जाता है कि इन लोगों के पीछे असैसिन्स का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। कोई कुछ भी कहे, मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं यंग मास्टर। मैं उन असैसिन्स के हाथों इतनी आसानी से नहीं लगने वाला। मैं उनसे मरते दम तक फाइट करूंगा। लेकिन आप बहुत कमज़ोर हैं। पर मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तभी हमारा एमसी कांपते हुए कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उनसे बचकर जरूर निकलूंगा और मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं इन लोगों से अपना बदला नहीं ले लेता। इसलिए तुम अच्छे से सो सकती हो। तभी बाहर से आवाज़ आता है कि एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। वे लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनमें से एक बुरी तरह से इंजर्ड है। तभी हमारा एमसी उसे कपड़े से ढकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा लेने ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने सुहा से प्रॉमिस किया है, मैं इन लोगों के हाथों इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाने वाला। मैं कैंसर से लंबे समय तक लड़ने और दर्द में रहने के बाद मुझे लगा अब मैं आराम कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसी समय मुरीम के 7 बड़े क्लैन में से एक में रिइंकार्नेट हो गया। द बेक क्लैन। इसकी नींव लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट द डिवाइन ब्लड इमोर्टल ने रखी थी। पर मैं उस बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ जिसका मेरेडियन ब्लॉक था। मैं 7 ग्रेट क्लैन के डायरेक्ट ब्लड लाइन होने के कारण लोग मुझे पैथेटिक और नकारा समझने लगे। इसकी वजह से मैं 11 साल की उम्र में क्लैन छोड़ दिया और दूर किसी जगह पर अपना मौत का इंतज़ार करने लगा। लेकिन मुझे कंपनी देने के लिए सोहा मेरे साथ थी। ये ज़िंदगी इतना भी बुरा नहीं था जब तक मैं मौत के करीब नहीं ढकेल दिया गया। क्या यहीं तक रास्ता था? तभी उसे एक जंग लगी तलवार दिखाई देती है। मैं इससे एक पत्ता भी नहीं काट सकता, लेकिन चलो कुछ ना होने से तो बेहतर है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। तुम खरगोश की तरह भागे जा रहे थे। तुम अपने क्लैन के नाम पे धब्बा हो। जब तुम्हें पता ही है कि मैं कौन हूँ, तो फिर तुम अपना मुँह इतने घमंड और घटिया तरीके से कैसे चला सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैकलाइन के यंग मास्टर पर ब्लेड तानने की? हमारा एमसी चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बता देते हो और माफी की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हें जिंदा बचा सकता हूँ। तुम अभी भी बोल्ड दिखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं हूँ जिहुक पे हो। तुम्हें मेरी जिंदगी क्यों चाहिए? ताकि मैं तुम्हारा सर अपने लॉर्ड को सर्व कर सकूं। हमारा एमसी तलवार को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हारे बारे में जो रूमर थी वो सच में गलत थी। तुम बहादुर हो। चलो मैं तुम्हें अपने ऊपर एक स्ट्राइक करने का मौका देता हूँ। हमारा एमसी काँपते हुए सोचता है, क्या मैं यह कर सकता हूँ? तभी हमें एक स्प्रिट को दिखाया जाता है जो कहता है कि इस तरह से तलवार को नहीं पकड़ा जाता बच्चे। हमारा एमसी पीछे हटते हुए चिल्लाता है, क्या एक घोस्ट, क्या एक कमजोर और नासमझ डिसेंडेंट है? अब तुम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो अभी अभी अपीयर हुआ है? मुझे लगता है मैं डर की वजह से हेलुसिनेट कर रहा हूँ और मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे मेरे एंसेस्टर दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है मैं सुहा तुमसे जल्द ही मिलने आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह मुझसे बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मैं इससे अंत तक लड़ूंगा ताकि मैं सुहा को डिग्निटी के साथ फेस कर सकूं। तभी एंसेस्टर बोलते हैं, तुमने स्वॉर्डमैनशिप कहाँ से लर्न की है बच्चे? तुम्हारा पोस्चर बिल्कुल ही मैस है। वाई ब्लॉकेज मेरा मेरेडियन ब्लॉक है। तुम मुझसे बहुत ही कैजुअली बात कर रहे हो। ये किस्मत ही है जो तुम्हें मुझसे इस सिचुएशन में मिलाई है। अब तुम मुझे कुछ समय के लिए अपनी बॉडी दे दो। क्या नहीं? मैं तुम्हारा शरीर कुछ समय के लिए ले रहा हूँ बच्चे। असैसिन अटैक करते हुए कहता है कि बहुत हो गई बकवास। तभी हमारा एमसीआई से एंसेस्टर का अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैक प्लेन के यंग मास्टर पर अटैक करने की? तभी असैसिन शॉक होते हुए सोचता है, कैसे? हमारा एमसी अटैक करके उससे उसकी तलवार गिरा देता है और कहता है, द सेवेंथ फॉर्म ऑफ हेवन एंड अर्थ ब्लेड। चारों तरफ भयंकर और फैलने लगता है और एमसी मन में सोचता है, इसके तो सिर्फ 6 ही फॉर्म थे। लास्ट के 3 फॉर्म को हम लोगों ने कब का लॉस्ट कर चुका है। हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं असैसिन 2 पीस में कट जाता है और उसके साथ-साथ सभी एक ही अटैक में मारे जाते हैं। क्या तुमने देखा? हाँ, मैंने देखा। हेवन एंड अर्थ टेक्निक की 7th फॉर्म मैंने देखा। अगर मैं इतना पावरफुल होता तो सोहा कभी नहीं मरती। तो ठीक है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए लास्ट तोहफ़ा था। क्या मैं मरने वाला हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता बच्चे। मैंने तुम्हारी बॉडी को मैक्सिमम लिमिट तक पुश किया है और तुम्हारे मेरिडियन ब्लॉक होने के कारण तुम मरने वाले हो। तुम्हें प्योर मिल्क ऑफ हेवन एंड अर्थ और मिलीनियम स्नो जिंक्सिंग के द्वारा बचाया जा सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या मैंने जो लास्ट ईयर कंज्यूम किया था वो काम करेगा? पता नहीं।
मैं श्योर नहीं हूँ। तभी हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन में देखते हैं कोई खुश होते हुए कहता है ये कमाल है, तो मेरा भाई बच सकता है। हाँ बिल्कुल। बेखाजुन हमारे एमसी का छोटा भाई। तभी फार्मासिस्ट बोलता है क्या यंग मास्टर ने कभी रेयर मेडिसिन कंज्यूम किया था? हाँ, हमने इसे क्यूआई ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए कई मेडिसिन खिलाई थी। मेरा मतलब है स्नोजिनसिन या साओलिन मेडिसिन। तभी हाजुन उसे घूरते हुए देखता है। तो फार्मासिस्ट खांसते हुए क्या सोचता है कि बड़ा इस तरह के यंग मास्टर को इतना प्रीसियस मेडिसिन क्यों ही देगा, ये जल्द ही जगने वाले हैं। तभी हाजुन वहां से जाने लगता है तो फार्मासिस्ट कहता है आप इनके जगने का इंतजार नहीं कर सकते, ये जगह तो इससे कह देना कि ये ड्रैगन हॉल विजिट करे, पेट्रिया जी से कुछ पूछना चाहते हैं। अगर ये जग भी जाए तो भी इनका रेस्ट करना जरूरी है। लेकिन हाजुन चुपचाप दरवाजा लगाकर वहां से निकल जाता है। तभी हमारा एमसी जगते हुए सबसे पहले सोहा का नाम लेता है। तुम अभी इस तरह से नहीं उठ सकते। सोहा, सोहा कहाँ है? तुम्हारा मतलब उस सर्वेंट से है? उसका फ्यूनरल तो 2 हफ्ते पहले ही हो गया है। हाँ तो फिर मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? उस रस्टी स्वॉर्ड से तो पैट्रियाज लेकर चले गए। वो रस्टी स्वॉर्ड पैट्रियाज के पास है। वो मुझे देखना चाहते थे ना, तो फिर ठीक है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आराम से कहीं आप अपने आप को हर्ट मत कर लेना। अभी क्यूआई ब्लॉकेज और सेंडोथर्मिक ट्रीटमेंट की वजह से आपको जो इंटेंस पेन हो रहा होगा वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं इससे यूज टू हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। मैं चलता हूँ। यान वहां से जाते हुए सोचता है ड्रैगन पवेलियन। हाँ, अगला ही सीन हमें ड्रैगन पवेलियन का दिखाया जाता है, जहाँ यान जैसे ही पहुंचता है तो अंदर से आवाज आती है तुम अंदर आ सकते हो। तभी यान गहरी सांसें लेते हुए जैसे ही अंदर जाता है तो वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है। तभी हमें एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कहते हैं तुम जग गए, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हम देखते हैं कि वो पेट्रियाज के बिल्कुल सर के ऊपर बैठे होते हैं, जिसे देखकर यान डर कर पानी पानी हो रहा होता है। हमें बताया जाता है कि 200 साल पहले डिवाइन इमोर्टल ब्लेड के गायब हो जाने के बाद बेक क्लैन का पूरी तरह से डाउनफॉल होने लगा था। थैंक्स टू पैक्ट्रियाच और इनके पावरफुल सुप्रीम मार्शल आर्ट की वजह से जियानु ने इनको निकनेम दिया द मर्सीलेस आयरन ब्लड। इनकी वजह से हमारा क्लैन फिर से खड़ा हो पाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनको कोई इस तरह से ट्रीट करेगा। तभी हमें एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो पैट्रियाच को चारों ओर घूमते हुए कहते हैं तुम सब इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? वाह, इस हॉल को तो तुम बहुत अच्छे से डेकोरेट किए हो। तभी पैट्रियाच कहते हैं यान मेरे फेस पे कुछ लगा है। तभी हमें एंसेस्टर को दिखाते हैं जो कहते हैं ओह तुमने काफी अच्छी मोटी दाढ़ी रखी हुई है। और अगले ही सीन में उसे पकड़कर खींचने लगते हैं, जिसे देखकर यान बुरी तरह से चिल्ला उठता है। तभी वो अपने मन को शांत करते हुए सोचता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि एंसेस्टर को मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता और ना ही सुन सकता है और ना ही वो किसी को टच कर सकते हैं। तभी पैट्रियाज उसे गुस्से से घूरते हुए कहते हैं कि यांग कांग, और हमें सभी एल्डर को दिखाया जाता है जो यान को काफी नीची नजर से देख रहे थे। तभी यान घुटने पर आकर ग्रीट करते हुए कहता है कि फादर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। आपने मुझे बुलाया, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। जो असेसिन तुम्हारे मैनर पर अटैक किए थे तुम्हें पता है वे कौन थे? पैट्रियाज को दिखाया जाता है जो उसे काफी गुस्से से घूर रहे थे। तभी यान अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं? मैं सोच रहा था कि वे लोग डिमोनिक अलायंस के लोग हो सकते हैं क्योंकि वे लोग अपनी फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये वो लोग नहीं थे। वे सब अपने मार्शल आर्ट को छिपा रहे थे, पर वे लोग डिमोनिक अलायंस से नहीं हो सकते। अगर वे सब होश में हो तो उनके पास अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी बैक क्लैन के यंग मास्टर पर अटैक करें। और अगर पागलपन में आकर वो अपनी तलवार भी बाहर निकालें तो वे सब कभी मेरे पीछे नहीं आते जो क्लैन का यंग लीडर भी नहीं है। तभी पेट्रियाज अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहते हैं लगता है तुम थोड़े से चेंज हुए हो, लेकिन तुम भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सके। सभी लोग उस अटैक में मारे गए और तुम जिंदा हो। तुम्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रहा है? यान कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा बच गया। यह सुनकर सभी एल्डर शॉक हो जाते हैं। मुझे जिंदा रहना होगा ताकि मैं उन सब का बदला ले सकूं। तभी पेट्रियाज मुस्कुराते हुए कहते हैं यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ ऊपर आओ। यान डरते हुए ऊपर जाता है। तभी पेट्रियाज उसके सामने आते हुए कहते हैं कि तुमने उन असैसिन्स को कैसे एलिमिनेट किया? उनके बॉडी पर स्वॉर्ड ट्रेसेस थे जो जरूर से हेवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक थी। यान अपने मन में सोचता है कि ये कोई सेंस ही नहीं बनता कि मैंने उन्हें मारा होगा जिसके पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है। अगर मैं सच भी बोल दूं तो भला कौन ही मेरी बातों पर यकीन करेगा कि डिवाइन ब्लड इमोर्टल के घोस्ट ने मेरी बॉडी पोजेस करके फाइट की थी। ये सच और झूठ को मिक्स करना होगा। तभी हमारा एमसी बोलने चालू करता है कि जब मैं रास्ते के लास्ट में पहुंचा तो वहां अजीब सा जगह था जहां कुछ लाइनें मार्क थी। जैसे ही मैंने उस पर कदम रखा तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। मेरा दिमाग अजीब सा होने लगा था और मेरी बॉडी उनसे फाइट करने लगी और कुछ ही देर बाद मैं बेहोश हो गया। तभी पैट्रियाज बोलते हैं अजीब जगह। पैट्रियाज गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी इंटरनल एनर्जी उसके बॉडी में डालते हैं। सभी लोग पैट्रियाज को शांत होने के लिए कहने लगते हैं। तभी पेट्रियाज कहते हैं तुम्हारा मेरिडियन अभी भी ब्लॉक है और तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी नहीं है। ठीक है, तुम एग्जॉस्ट हो चुके होगे, जाओ जाकर आराम करो। यान कहता है क्या आप मेरी स्वॉर्ड लौटा सकते हैं?
तुम्हारा मतलब इस गार्बेज से है, तो तुम अब मार्शल आर्टिस्ट होने का दिखावा करना चाहते हो, इसे लो। पेट्रियाज उसे तलवार दे देते हैं और यान थैंक यू बोलकर वहां से बाहर आ जाता है। क्या उनकी आंखें सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई इस ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड को ओल्ड गार्बेज बोलने की? मुझे नहीं लगता वो इतने भी हार्श थे। वैसे क्या ये स्वॉर्ड सच में ग्रेट है? हाँ, इस स्वॉर्ड को मेटेरोइड से बनाया गया है। ये मेरी फेवरेट स्वॉर्ड मेट्योर है। क्या मेट्योर? वो तो एल्डर कोर्ट में रखी हुई है ना। वो जरूर से ही फेक है, पर मुझे नहीं पता वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और पेट्रियाज भी सांप की तरह बहुत ही कोल्ड और क्रूअल है। भला कोई फादर अपने बेटे से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता वो मुझसे नफरत करते हैं। जब मैंने मिलेनियम स्नो जिनसिन चुपके से कंज्यूम किया था तो फादर को ये सब पता था कि मैंने प्रीसियस मेडिसिन कंज्यूम किया है, फिर भी वो मुझे पनिशमेंट नहीं दिए और इससे सबसे सीक्रेट भी रखा। अब मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। क्या उन्होंने तुम्हारा हाथ तुम्हें हील करने के लिए पकड़ा था? क्या वो ऐसे फादर हैं जो अपना प्यार अपने बच्चे को एक्सप्रेस करने में एम्बेरस फील करते हैं? शायद हो सकता है। अगले सीन में हमें पेट्रियाज को दिखाया जाता है जो गहरी सांस लेते हुए अपने चेयर पर बैठते हैं, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए यंग मास्टर को हील करना, वो भी एल्डरों की नज़र में बिना आए। आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है पेट्रियाज। हार्ड वर्क नहीं, वो लड़का बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रहा है। उसकी बॉडी पूरी तरह से मैस है। हमें उसे फिजिशियन को थैंक्स करना चाहिए जिसने यंग मास्टर को ट्रीट किया है। ये मेक श्योर करूंगा कि उसे रिवॉर्ड दिया जाए। क्लैन मैनेजर, क्या मैं उस पर ज़्यादा हार्श हो गया था? हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है पैट्रियाज। मैं श्योर हूँ कि वो यंग मास्टर एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे कि आप कैसा फील करते हैं। नहीं है, अच्छा ही होगा कि वो ये ना समझे। कम से कम वो मुझे ब्लेम करके अच्छा तो फील कर सकता है। मैं किसी चीज़ को लेकर कंसर्न हूँ जो यंग मास्टर ने कहा था। क्या वो स्ट्रेंज इंसिडेंट? हाँ, शायद उनका मार्शल पावर का अवेकनिंग हो सकता है। इससे हमारे क्लैन में दो जीनियस हो जाएंगे। ये पॉइंटलेस है। अगर मैं ये सच भी है तो मैं उन लोगों को आगे कर दूंगा जो यान कांग को लीडर बनाकर कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उसके पास जो जिंदगी बची हुई है वो शांति और आज़ादी से गुजारे। मुझे माफ कर दीजिएगा पैट्रियाज, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। कोई ना, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरे बेटे पर अटैक किया है। रेड ड्रैगन ब्रिगेड को भेजो। अगले सीन में हमें रवि ट्रेनिंग हॉल का दिखाया जाता है। तुम कह रहे हो तुम्हारे फादर इसलिए तुम पर हार्श होते हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो तुम्हारी जगह सेकंड सन को यंग लीडर बनाना चाहते हैं। क्या ही कमजोर बैकलाइन का पैट्रियाज है। उसे एल्डर की वजह से मैनिपुलेट होना पड़ रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से है क्या? हाँ, जब तुम इमोर्टल डिवाइन आर्ट को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारा लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। इसकी वजह से उसमें बूढ़े बूढ़े एल्डर बड़े पड़े हैं। उसमें से तो एक मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं। तभी एंसेस्टरदारी सहलाते हुए कहते हैं कि क्या ऐसा भी है कुछ क्या? कोई ना, अब मैं तैयार हूँ। एंसेस्टर उसे समझाना चालू करते हैं। तुम्हें पता है जब तुम्हारा किवाई और ब्लड एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो तो तुम कोर एनर्जी का कैसे यूज कर सकते हो? यान चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, क्या मैं कोर एनर्जी का यूज कर सकता हूँ? एंसेस्टर कहते हैं, ये बहुत ही आसान है जितना तुम सोचते हो। इसके लिए तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा। यान अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, क्या मुझे मरना पड़ेगा? मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम मर ही जाओ। इसके दूसरा भी तरीका है। तुम्हें पता है कि वाई ब्लॉकेज क्या है? हाँ, ये रेयर डिसऑर्डर है जो जन्म से ही वेन्स में किवाई फ्लो को डिस्कनेक्ट कर देता है। गलत। हर लिविंग बीइंग के पास किवाई फ्लो होता है। किवाई फ्लो ना करे तो वो लिविंग बीइंग ही मर जाएगा। किवाई पानी है तो वेंस नदी है। किवाई ब्लॉकेज मतलब नदी बहुत ही पतला है। तो मैं बिना मरे अपने वेंस को चौड़ा करके मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मैंने काउंटलेस पीपल को मारा है लेकिन मैंने इस तरह का वेन नहीं देखा। मानव शरीर में केवल ब्लड वेन्स बोन्स और फ्लेश ही होता है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बॉडी को पोजेस किया था तो मैंने अपने आप को पिलर की तरह यूज करके तुम्हारी वेन को कनेक्ट किया था। रिफेयरिंग के टर्म में तुम्हारी बॉडी की किवाई एनर्जी को गॉड व्हील के रास्ते में ले जाकर तुम्हारी कोर एनर्जी से कोलाइड करवाया जिससे तुम्हारी वेन्स जुड़ सके। ब्ला ब्ला ब्ला। जिस तरह से हमको नहीं समझ में आया उस तरह से यान को भी कुछ नहीं समझ में आया। सो तुमने सब समराइज कर लिया। अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम अपनी किवाई वेन्स को अपने पावर ऑफ विल से कनेक्ट कर पाओगे। हमारा यान अपने मन में सोचता है, ये हार्डवर्क वाला लेक्चर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? पहले अर्थ पर अब दूसरी डायमेंशन में भी। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि तुमने फायर एंड माइंड टेक्निक नहीं सीखी होगी। क्या तुमने टाइम में रेडियन ट्रेन किया है? हाँ, मैं इसे हमेशा से ट्रेन करता था ताकि मैं अपना ख्याल रख सकूं। बेव क्लैन की जनरेशन सीक्रेट इमोर्टल डिवाइन आर्ट को फायर सन माइंड टेक्निक और टाइम में रेडियन द्वारा बनाया गया है, जिसमें से फायर सन माइंड टेक्निक आपको स्ट्रांगली और क्विकली इंटरनल एनर्जी गैदर करने में सहायता करती है, जबकि टाइम में रेडियन आपके माइंड को क्लियर रखती है। सभी लोग फायर सन माइंड टेक्निक को बचपन में ही फाउंडेशन की तरह यूज करते हैं। सभी लोग टाइम मेरेडियन को 7 साल की उम्र में ही फिनिश करके फायर सन माइंड टेक्निक पर फोकस करते हैं। एंसेस्टर एक खतरनाक सी स्माइल करते हुए कहते हैं, क्योंकि टाइम मेरेडियन टेक्निक इनकम्प्लीट है।
मैंने अपने रात समय टाइम मेरिडियन टेक्निक को कंप्लीट किया था। ये ज़रूर ही तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। हमारा यान चमकते हुए आँखों के साथ कहता है कि सच्ची में मुझे नहीं पता था कि टाइम मेरिडियन टेक्निक इनकम्प्लीट है। बच्चे, मैं तुम्हारी क्यूआई ब्लॉकेज को तो ट्रीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा ज़रूर सिखा सकता हूँ। यान खुश होते हुए अपने मन में सोचता है, अगर एंसेस्टर कह रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि वो मुझे इस बॉडी के साथ भी कुछ मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। यान अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और एंसेस्टर को टच करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी स्प्रिट तो भयानक है और टेंसिटी भी बुरी नहीं है। शुरू से शुरू करो बच्चे। टाइम मेरिडियन का रियल पर्पस है अपनी विल को मैनिफेस्ट करके रियलिटी में लाना। अगर तुमने इसे रियलाइज कर लिया तो तुम मेरी सोल को टच कर पाओगे। अब अपने विल को फिस्ट में ले आओ। तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। तुम्हें 3 साल लगेंगे मुझे पकड़ने में और 10 साल लगेंगे हराने में। हमारा एंसेस्टर यान को देखते हुए सोचते हैं, जितने मैं इसके बारे में जान रहा हूँ मैं इससे इतना ही पसंद करने लगा हूँ। मैं ये सोचकर खुश हुए जा रहा हूँ कि मैं इसे किस तरह से ट्रेन करने वाला हूँ। हाउएवर जो रियलम ये चाहता है उस रियलम को पाने के लिए इसे एक बार मरकर रिवाइव होना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अब हमारे एंसेस्टर को क्या पता कि ये बंदा पहले ही एक बार मरकर आ गया है। हमारा यान प्रैक्टिस करते हुए अपने पास्ट लाइफ को याद करने लगता है। जब मैं कैंसर से लड़ रहा था तब मेरा सोल मेरा शरीर छोड़ रही थी। मैं ये कभी नहीं भूल सकता जो मैंने उस समय महसूस किया था, जो थॉट मेरे माइंड में आ रहे थे। हम देखते हैं कि उसके हाथ के आसपास हल्का सा ही सही लेकिन ऑरा आने लगता है और वो घुमाकर अपना फिस्ट एंसेस्टर की तरफ मार देता है, जिसे देखकर एंसेस्टर भी एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं उसका फिस्ट एंसेस्टर को टच हो जाता है और चारों तरफ ऑरा फैलने लगता है। उसके फिस्ट की पावर एंसेस्टर को भी फ़ील होती है और एक पल के लिए तो वो भी घबरा जाते हैं। अगले ही सीन में देखते हैं, पता नहीं कैसे पर हमारा यान बेहोश हो चुका होता है, तो तुम फाइनली जग गए। तुम अभी-अभी मरने ही वाले थे। क्या मैं बेहोश हो गया था? हाँ, तुमने प्रैक्टिस में कुछ ज़्यादा ही लापरवाही दिखाई और तुरंत ही ढह गए। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं भी कुछ समय के लिए केयरलेस हो गया था। जब तुम सो रहे थे तो मैंने किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचा। टच करना ये टाइम मेरिडियन का पहला स्टेज नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 घंटे में अचीव कर लो, जब तक तुमने कंप्लीट डेथ का अनुभव ना किया हो। हमारे एंसेस्टर खतरनाक सा लुक देते हुए कहते हैं, क्या तुम रिइंकार्नेट हुए हो? हमारा एमसी घबराते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? तभी हमारे एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं, मैं बस ये सोच रहा था, लेकिन मैं सही था। तुम अपनी पिछली जिंदगी में किस तरह के पर्सन थे? एक मार्शल आर्टिस्ट, एक किसान या एक सोल्जर? हमारा यान सोचते हुए कहता है, मैं अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं मूविंग वर्ल्ड से नहीं था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं फ्यूचर से हूँ। क्या ही सरप्राइज है। हमारे एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं, अगर चंद्रिम का वो बुढ़ा इसे फाइंड कर ले तो सब उलट-पुलट हो जाता। यान मन में सोचता है, क्या चौनरियम का वो ओल्ड मैन? तो ये सच है कि तुम रिइंकार्नेटेड वन हो, और तुम्हारा मेरिडियन भी ब्लॉक है, और तुम रिइंकार्नेटेड वन हो। तुम मेरी टेक्नीक सीखने के लिए एकदम परफेक्ट हो। इस दुनिया में तुम इकलौते हो जो मेरी इनहेरिटेंस ले सकता है। तो फिर ठीक है, चलो उस चाँद को काटते हैं। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी में और इस लाइफ़ में भी ऐसा लगने लगा था कि मैं इस दुनिया में ये दुनिया मुझे बिट्रे करना चाहती है। लेकिन अब कुछ ऐसा है जो मैं इस शरीर के साथ भी कर सकता हूँ। हमारा यान खुश होते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा। हमें अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 लोग खड़े होकर यान को देखते हुए इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कम से कम 7 घंटे से ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगा ये जल्द ही हार मान जाएँगे, लेकिन ये 1 महीने से डेली यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं। शायद ये यहाँ रहकर पहले से मैच्योर हो चुके हैं। तभी दूसरा बोलता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमें यान को दिखाया जाता है जो कुछ अजीब ही तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तुम इसे ट्रेनिंग कहते हो, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ये सच है कि ये पहले से चेंज हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस अपने यंग सिबलिंग से जेलस हैं, क्योंकि यंग मास्टर हाजुन यंग लीडर बनने वाले हैं। तुम यंग लॉर्ड के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हो? ये ऑब्वियस नहीं है, ये आलसी हैं, और ये जब भी एल्डर के अगल-बगल रहते हैं तो ये लोग हमेशा ही गुस्सा हो जाते हैं। और 3 साल पहले इन्होंने ड्रंक होकर हमारे एंसेस्टर शेरिंग को ही उलट दिया था। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ़ एल्डर के सामने अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने यंगर सिबलिंग के टैलेंट से जेलस हैं। तभी पीछे से आवाज़ आता है, हाउ इंटरेस्टिंग ग्रैंड मास्टर नायुंग एक खतरनाक सा लुक देते हुए कहते हैं, वेसल्स की हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर के पीठ पीछे बात करने की? हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये बेक हाजुन के मास्टर ग्रैंड मास्टर नायुंग जिप्यूंग हैं। वो दोनों तीनों झुकते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ फॉरगिव अस ग्रैंड मास्टर नायुंग। अगर ये सब यंग मास्टर को पता चल गया तो वो तुम लोग कॉन्सिक्वेंस को नहीं झेल पाओगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है, वो यान को देखते हुए सोचते हैं, इस तरह के सैल्यूट ट्रिक का यूज़ करने का क्या ही फ़ायदा, जब ये चाहते हैं कि सब लोग ये समझें कि ये चेंज हो चुके हैं, तो कम से कम इसे अच्छे से तो
करना चाहिए। अगर कोई यंग लीडर के पोज़ीशन के लिए सबसे सूटेड है, तो वो यंग लॉर्ड बेक हैं, जिनके पास एक्सीलेंट पर्सनैलिटी और मार्शल आर्ट का बेहतरीन टैलेंट और अपीयरेंस है। उनके कंपैरिज़न में ये एरोगेंट और लेज़ी हैं, ये सिर्फ़ ड्रिंकिंग और डांसिंग को एन्जॉय करते हैं। इनके जैसा कोई यंग लॉर्ड और यंग लीडर कैसे बन सकता है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन ये देखना कि ये किस तरह से टाइम मेरिडियन टेक्नीक को अचीव करना चाहते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर नायुंग किसी चीज़ को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यान रबी और थर्मिनल वाटर को यूज़ करके सॉप बना रहा होता है। हमें बताया जाता है कि रबी ट्रेनिंग हॉल्स का रबी एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, जिसे पाने के लिए डेथ स्ट्राइक कल्ट लीडर को डिवाइन इमॉर्टल ब्लेड द्वारा मारना पड़ा था और थर्मिनल वाटर को बेरिजेर से बनाया गया था। इनकी हिम्मत कैसे हुई इतने प्रीशियस चीज़ से सूप बनाने की? वहाँ से वो कूदते हुए कहते हैं कि मैं इसे कभी अलाउ नहीं कर सकता। मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊँगा कि ये ऐसा करने से पहले दोबारा सोचें। मैं आज इनको पूरी तरह से एम्बैरेस करने वाला हूँ। तभी यान कहता है, "वहीं रुक जाओ। क्या क्या इन्होंने मेरी प्रेज़ेंस फ़ील कर ली? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्होंने ज़रूर गेस किया होगा। मैंने गेस नहीं किया।" ग्रैंड मास्टर नायुम घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं, "ये मेरे थॉट को कैसे पढ़ सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? और कोई भला ग्रेट क्लैन का यंग मास्टर खुद से ही कुकिंग क्यों करेगा?" तभी यान बोलता है, "इंसान खाना नहीं खाएगा तो वो मर सकता है। क्या इन्होंने फिर से मेरा थॉट को पढ़ लिया? इतने कमज़ोर बॉडी और ब्लैक मेरिडियन के बावजूद अपने सेंसेस को इतने शार्प कैसे कर सकते हैं? और ये कोल्ड ऑरा जो यंग लॉर्ड के बॉडी से इमिट हो रहा है, ये क्या है?" तभी यान कहता है, "अगर आपने मुझे देखा है तो आपको पहले हाय बोलना चाहिए था।" तभी नायुंग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, "क्या ये कहना चाहते हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी प्रेज़ेंस छुपाकर इनको अप्रोच करने की? क्या ये मेरी प्रेज़ेंस को शुरू से ही नोटिस कर रहे थे?" तभी यान पीछे घूमते हुए कहता है, "ओह! ग्रैंड मास्टर नायुंग, तो ये आप हैं।" ग्रैंड मास्टर नायुंग घबराते हुए सोचते हैं कि ये जानते हुए भी ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये मेरे साथ कब तक मैच करना चाहते हैं। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है कि ये सब कैसे हुआ। हमारा यान काँपते हुए कहता है कि बहुत ठंड लग रही है। मैंने तुमसे कहा था कि ये टेक्निक तुम्हारी पूरी यान की वाई कंज़्यूम कर लेगी। तुम जब तक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच नहीं जाते तब तक तुम इसे काउंटर नहीं कर पाओगे। इसलिए तो मैं रूबी ट्रोनिंग हॉल आया था, लेकिन यहाँ भी लिमिट है कि तुम कितनी कोल्ड एनर्जी तुम्हारे बॉडी में जा सकती है। ये सोचना कि अपनी यांग की वाई को रिप्लेनिश करना, वो भी खाने के साथ, तुम काफ़ी अच्छा सोच लेते हो। अब ये तैयार हो गया है, बस मुझे इसमें डम्पलिंग डालनी है। अरे वाह! ये दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये डम्पलिंग स्टू है जो मैंने प्रीवियस लाइफ़ के मेथड से बनाया है। हमारे एंसेस्टर लार टपकाते हुए कहते हैं, "ये देखकर अच्छा लगा तुम्हारे पास ये टैलेंट भी है।" यान कहता है कि, "रुको और वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। क्या इसको और उबालना सही होगा? ये अभी भी थोड़ा ब्लेंड है।" यान उसे चखते हुए कहता है, "यस, दिस इज़ टेस्ट।" एंसेस्टर कहते हैं, "वे क्लैन के यंग मास्टर के पास थोड़ा-सा भी शिष्टाचार नहीं है। सब आपकी तरह नहीं है। इंसान खाना नहीं खाएगा तो वो मर सकता है। मैं जब 10 साल का था तो मैंने ये अपने फ़ादर के लिए बनाया था। इसे हाजुन भी बहुत पसंद करता था। उसी समय मुझे लास्ट कॉम्प्लीमेंट मिला था। जब तुम मुझे देखो तो मुझे आकर ग्रीट कर सकते हो। लेकिन डिसेंडेंट, ये बास्टर्ड तुम्हें कब से क्यों घूर रहा है?" तभी यान घबराते हुए सोचता है कि मिस्ट स्क्वाड के लीडर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? "ओह! ग्रैंड मास्टर नायुंग, आप आई अपोलोजाइज़ फॉर द लेट ग्रीटिंग।" मेरे रूडनेस के लिए आप माफ़ कर दीजिएगा। यंग लॉर्ड, तुम किस रूडनेस की बात कर रहे हो? मैं वेसल के रूप में अपना प्लेस भूल गया था। हमारा यान शॉक होते हुए कहता है, "लेकिन मैं तुमने ये किया ही कब?" तभी यान सोचता है, ग्रैंड मास्टर नायुंग वो कर रहे हैं, ये सिचुएशन उससे तो अच्छा ही है। ठीक है यंग लॉर्ड, मैं चलता हूँ। उनके जाते हुए देखकर यान सोचता है कि इनके इतनी क्लोज़ होने के बावजूद मुझे इनकी प्रेज़ेंस फ़ील नहीं हुई। ग्रैंड मास्टर नायुंग को लोग क्रिम्सन डीमन भी बुलाते हैं। इनको ये टाइटल इसलिए मिला क्योंकि इनकी प्रेज़ेंस को कोई फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं फ़ील कर सकता। अभी इसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता कि ये इन चीज़ों को इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहे हैं। एनीवे डिसेंडेंट, क्या तुम अपनी बॉडी मुझे कुछ समय के लिए दे सकते हो, उसे चखने के लिए? नहीं। आपने कहा था कि तुम मेरी बॉडी को दोबारा पोज़ेस करते हो तो मैं मारा जाऊँगा। तभी हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है। यान अपनी फिस्ट को एंसेस्टर के पाम पर हिट करते हुए कहता है कि मैं अभी तक इतना ही सीख पाया। तुमने अपनी एनर्जी को अपने बॉडी के साथ हार्मोनी में रखना सीख लिया। भले ही तुम्हें अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही तुम इसे सेंस करने लगोगे।
वे लोग वहाँ से ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाते हुए बातें करते हैं कि तुम्हारा तुम्हारे भाई के साथ खराब रिश्ता है क्या? हाजुन के साथ तो हाँ, लेकिन शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर ये अभी इतना खराब क्यों है? मैंने ही उससे खुद को डिअटैच करा लिया। बचपन में वो जिन आइटम को ट्रेज़र की तरह रखता था, मैंने वो सारे तोड़ दिए और मैंने उसके चिक को तब तक पिंच किया जब तक वो रोने नहीं लगा। उसी समय से हमारा रिलेशनशिप वर्स होने लगा। और मैंने समय के साथ फैमिली को भी छोड़ दिया जहाँ वो मुझसे कभी मिलने भी नहीं आया। मार्शल आर्ट फैमिली में जो ब्रदर एक दूसरे के खिलाफ ब्लेड ज़रूर राइज़ करते हैं, यह इतना भी बड़ी बात नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन तुमने तो कहा था कि फैमिली का एक हार्मोनी में रहना चाहिए, लेकिन मैं उस समय भाइयों की बात नहीं कर रहा था। क्यों नहीं? मेरे पास भी एक भाई था। एक दिन उसने मुझे असैसिनेट करवाने के लिए असैसिन्स हायर किए। सौभाग्य से मैं उस दिन उन असैसिन से बचकर निकल गया। जब मुझे पता चला कि असैसिन्स को हायर करने वाला कौन था, तो मैंने उसके डेंटियान को डिस्ट्रॉय करके उसके वेन्स को क्रिपल कर दिया, ताकि वो बाकी ज़िंदगी आराम से गुज़ार सके। यान ट्रेनिंग हॉल में घुसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपका भी एक भाई था। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाजुन ग्रैंड मास्टर नायुम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। क्या ये तुम्हारा सिबलिंग है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? ये तुमसे स्मार्ट दिख रहा है। चलो लेबल लेकर यहाँ से चला जाए। एंसेस्टर कहते हैं कितने बोरिंग हो। यान वहाँ से जाने लगता है तो हाजुन और ग्रैंड मास्टर नायुम उसे घूर-घूर कर देख रहे होते हैं। यान अपने मन में सोचता है कि जिस तरह से ये मुझे घूर रहे हैं, इस तरह से तो मेरे बैक में होल हो जाएगा। वो तुम्हें मारने की चाहत से देख रहा है। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने बचपन में उसके साथ क्या किया था। वो मुझसे डेफ़िनेटली नफ़रत करता होगा। चलो चला जाए। तभी हाजुन को दिखाया जाता है जो शैडो मूनवॉक का यूज़ करते हुए उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर एंसेस्टर कहते हैं ये तुम्हारे फुटस्टेप से बहुत बेहतर है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है यान गुस्से से घूरते हुए कहता है क्या है तुम्हें ये नहीं पता कि किसी का रास्ता रोकने के बाद कुछ कहना होता है? यान उसे टक्कर मारकर जाते हुए कहता है शायद तुम भूल गए हो अपने बड़े भाई से कैसे बात करना चाहिए। अगले ही पल हाजुन उसे पीछे से पकड़कर कहता है रुको। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल शाम तक देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक वाइक कर सकते हैं, और आप तक कल वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय।